क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में सिर्फ हड्डियां, मांस और रक्त ही नहीं, बल्कि ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा भी मानी जाती है जो हमारे विचारों, भावनाओं और चेतना से जुड़ी हुई है। योग और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इसी सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र को समझने के लिए 7 प्रमुख चक्रों की बात की जाती है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की साधना गहरी होती है, तो इन चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह अधिक सक्रिय महसूस हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात शुरुआत में ही साफ कर देना जरूरी है। चक्रों का वर्णन प्रमुख रूप से योगिक और तांत्रिक परंपराओं का हिस्सा है। इनके जागरण से जुड़े अनुभव हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं और इन्हें वैज्ञानिक रूप से निश्चित परिणाम नहीं माना जाना चाहिए। तो आखिर ये 7 चक्र कौन से हैं? और परंपरा के अनुसार जब एक-एक चक्र सक्रिय या जागृत होता है, एक्टिवेट होता है, तो इंसान के भीतर क्या बदलाव महसूस हो सकता है? आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले चक्र से। शायद आपको पता ही होगा पहला चक्र कौन सा है। तो सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, सुरक्षा और स्थिरता के रिलेटेड। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। यौगिक परंपरा में इसे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के आसपास स्थित माना जाता है। मूलाधार का संबंध जीवन की मूलभूत जरूरतों से जोड़ा जाता है, जैसे सुरक्षा, स्थिरता, आत्मविश्वास और जमीन से जुड़े रहने की भावना। जब ये चक्र संतुलित माना जाता है, तो व्यक्ति अपने जीवन को लेकर ज्यादा स्थिर और ग्राउंडेड महसूस कर सकता है। परंपराओं में कहा जाता है कि इसी साधना से व्यक्ति के भीतर डर और अस्थिरता पर काम करने की क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति अचानक बिल्कुल निडर हो जाएगा, बल्कि बदलाव धीरे-धीरे जीवन के प्रति उसके नज़रिए में दिखाई दे सकता है। उसे छोटी-छोटी परिस्थितियों में पहले की तुलना से ज़्यादा धैर्य महसूस हो सकता है। यही मूलाधार का पहला संकेत माना जाता है, अंदर से स्थिर होना। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र, जो कि भावनाएं और रचनात्मकता से जोड़ा जाता है। तो यही दूसरा चक्र है। इसका नाम है स्वादिष्टान चक्र। इसे नाभि के नीचे क्षेत्र से जोड़ा जाता है। यौगिक परंपरा में इसका संबंध भावनाओं, रचनात्मकता, आनंद और जीवन में बहने वाली ऊर्जा से माना जाता है। जब व्यक्ति लगातार अपनी भावनाओं को दबाता रहता है, तो वह अंदर से भारी महसूस कर सकता है। लेकिन ध्यान और आत्म निरीक्षण जैसी साधनाओं के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझना शुरू कर सकता है। परंपरा में स्वादिष्टान के इसे स्वादिष्टान के संतुलन से जोड़ा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी भावनाओं से भागने के बजाय उन्हें देखना सीख सकता है। उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ी हुई महसूस हो सकती है। कभी अचानक लिखने का मन करना, संगीत में ज़्यादा रुचि, नई चीज़ें सीखने की इच्छा, यानी न्यू-न्यू हॉबीज़ या कोई भी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने की इच्छा रहती है, या अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त करने की क्षमता। इसे स्वादिष्टान से जुड़े संभावित अनुभवों के रूप में बताया जाता है। अब बात करते हैं तीसरा चक्र के बारे में। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जो कि आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति से रिलेटेड है। इसे नाभि के आसपास के क्षेत्र से जोड़ा जाता है, या फिर स्वादिष्टान चक्र से थोड़ा ऊपर। इस चक्र का संबंध यौगिक परंपरा में इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, अनुशासन और व्यक्तिगत शक्ति से माना जाता है। जब व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीखता है, तो उसके फैसले बदलने लगते हैं। वह हर छोटी बात पर दूसरों की स्वीकृति तलाशना कम कर सकता है। मणिपुर से जुड़ी साधना के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति के भीतर लक्ष्य के प्रति स्पष्टता और डिटर्मिनेशन बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ भी एक अंतर समझना जरूरी है। आध्यात्मिक शक्ति का मतलब दूसरों पर अधिकार जमाना नहीं है। असली शक्ति का अर्थ है अपने मन, अपनी आदतों और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना। जब कोई व्यक्ति गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुककर सोचता है,
जब वह कठिन परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य पर बना रहता है, तो यही अंदर की शक्ति का वास्तविक रूप माना जा सकता है। तो ये था थर्ड चक्र जिसका नाम है मणिपुर। अब बात करते हैं हम फोर्थ चक्र के बारे में जिसका नाम है अनाहत चक्र, जो प्रेम और करुणा से रिलेटेड है। अनाहत चक्र इसे हृदय के क्षेत्र से जोड़ा जाता है, यानी हमारे दिल के आसपास जो हमारा हार्ट होता है उसके आसपास इसको माना जाता है। कहा जाता है कि इसी क्षेत्र में हमारा ये चक्र होता है और इसका संबंध प्रेम, करुणा, क्षमा और भावनात्मक संतुलन से माना जाता है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति की साधना इस स्तर तक गहरी होती है, यानी इस चक्र के स्तर तक पहुंचती है, तो उसके अंदर दूसरों के प्रति समझ और संवेदनशीलता बढ़ सकती है। वह हर को केवल अपने फायदे को और नुकसान से देखना कम कर सकता है। कभी-कभी व्यक्ति पुरानी नाराज़गी को छोड़ने लगता है। वह समझने लगता है कि हर इंसान अपनी परिस्थितियों और अनुभवों के साथ जी रहा है। अनाहत का अर्थ केवल किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर ऐसी जगह बनाना भी है, जहाँ करुणा और क्षमा मौजूद है। और शायद यही कारण है कि आध्यात्मिक परंपराओं में हृदय को इतना महत्वपूर्ण माना गया है, यानी हमारे दिल को। क्योंकि ज्ञान अगर करुणा से जुड़ा ना हो, तो वह केवल जानकारी बनकर रह जाता है। और जानकारी तो हर किसी के पास है आज के टाइम पे, लेकिन जिनका ये चक्र एक्टिवेट होता है, तो उनकी बात ही कुछ अलग होती है। अब बात करते हैं फिफ्थ चक्र की जिसका नाम है विशुद्धि चक्र, जो सत्य और अभिव्यक्ति से रिलेटेड है। इसे गले के क्षेत्र से जोड़ा जाता है, हमारा यानी हमारा ये जो गला है इसके यहाँ पे उसको माना जाता है कि यहाँ पे होता है विशुद्धि चक्र। योगिक परंपरा में इसका संबंध कम्युनिकेशन, सत्य और अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने से माना जाता है। लेकिन इसका अर्थ सिर्फ ज्यादा बोलना नहीं है। कभी-कभी आध्यात्मिक यात्रा में व्यक्ति उल्टा कम बोलने लगता है, यानी मौन रहता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। वह बोलने से पहले सोचता है, क्या ये सच है? क्या ये जरूरी है? क्या मेरे शब्द किसी को अनावश्यक रूप से चोट पहुंचाएंगे? यही जागरूकता विशुद्धि से जुड़े आध्यात्मिक गुणों में बताई जाती है। जब व्यक्ति अपने शब्द के प्रति जिम्मेदार हो जाता है, तो उसकी कम्युनिकेशन अपने आप बदलने लगती है। कम्युनिकेशन का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, हमारे जो कम्युनिकेशन होता है, तो वह झूठ, दिखावे और अनावश्यक बहस से दूरी बनाने की कोशिश कर सकता है। तो ये बात अभी की हमने विशुद्धि चक्र के बारे में, जो कि फिफ्थ चक्र था। अब बात करते हैं हम सिक्स्थ चक्र के बारे में जिसका नाम है आज्ञा चक्र, जो अंतर्दृष्टि और जागरूकता से रिलेटेड है। आज्ञा चक्र, जिसे आम भाषा में यूट्यूब की दुनिया में या फिर सोशल मीडिया की दुनिया में थर्ड आई भी कहा जाता है, इसे बाहों के बीच यानी यहाँ पे जोड़ा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पे होता है। यहीं से सबसे ज्यादा रहस्यमयी बातें जुड़ी हुई हैं। कई आध्यात्मिक परंपराओं में आज्ञा चक्र को अंतर्दृष्टि, एकाग्रता और भीतर देखने की क्षमता से जोड़ा जाता है। लेकिन थर्ड आई का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति को कोई जादुई आंख मिल जाती है या वह भविष्य देखना शुरू कर देता है। इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है अपने विचारों को विचार के रूप में देख पाना। मान लीजिए आपके मन में गुस्सा आया। पहले आप गुस्से के साथ बह जाते थे, यानी आप बह जाते थे अपने गुस्से के साथ ही। लेकिन धीरे-धीरे ध्यान की वजह से आप उस गुस्से को बाहर से देखने लगते हैं। फिर आप सोचते हैं, मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ये गुस्सा नहीं हूँ। यही अवेयरनेस यानी जागरूकता आध्यात्मिक साधना में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। व्यक्ति अपने मन को समझने लगता है, यानी अपने माइंड को समझने लगता है, उसको पहचानने लगता है, उसकी कंसंट्रेशन बेहतर महसूस हो सकती है
और वह दूसरों को समझने से पहले खुद को समझने की कोशिश करने लगता है। और दिव्य दृष्टि से भी जोड़ा जाता है इस चक्र को। और भी बहुत सारी बातें हैं इस चक्र के रिलेटेड। थर्ड आई कहा जाता है जिसको, आज्ञा चक्र है जिसका नाम हिंदी में। तो इसकी अगर बात करूँगा काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अब बात करते हैं सातवें चक्र के बारे में। सहस्त्रार चक्र जो चेतना और आत्मबोध से जोड़ा जाता है। सहस्त्रार चक्र इसे सिर के शीर्ष से जोड़ा जाता है, शीर्ष से जोड़ा जाता है। यानी हमारे सर के यहाँ पे आस-पास होता है। योगिक परंपरा में इसे उच्च चेतना, आत्मबोध और प्रेम सत्य को अनुभूति से संबंधित माना जाता है, यानी आत्मबोध से। लेकिन सहस्त्रार को समझना बाकी चक्रों से थोड़ा अलग है। वो क्यों? ये कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसे देखकर कहा जा सके कि अब मेरा सातवां चक्र एक्टिवेट हो गया है। आध्यात्मिक परंपरा में इसे चेतना की ऐसी अवस्था के रूप में समझाया जाता है जहां व्यक्ति अपनी सीमित पहचान से आगे देखने की कोशिश करता है। अहंकार धीरे धीरे कमजोर हो सकता है। मैं ही सही हूँ, सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए जैसी सोच कम हो सकती है, यानी इस तरह की सोच कम हो सकती है। ईगो वाली व्यक्ति जीवन को ज्यादा व्यापक नजरिए से देखने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह बाहरी चीजों में स्थायी सुख खोजने के बजाय अपने भीतर शांति को समझने की कोशिश करता है। तो ये सभी 7 चक्र थे जो कि आखिरी चक्र सहस्त्रार चक्र है। लेकिन क्या सातवां चक्र सच में एक-एक क्या ये सातों चक्कर एक-एक करके जागते हैं? या एक बहुत ज़रूरी यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। चक्रों की अवधारणा आध्यात्मिक और यौगिक परंपराओं में अलग-अलग तरीकों से समझाई गई है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को ध्यान करते समय गर्मी महसूस हो, किसी को कंपन महसूस हो या फिर किसी को भावनाएं ज़्यादा तीव्र महसूस हो, तो केवल इन अनुभवों के आधार पर ये कहना सही नहीं होगा कि उसका कोई निश्चित चक्र जाग गया है। कई सामान्य शारीरिक और मानसिक कारण भी ऐसे अनुभव पैदा कर सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक अनुभवों को समझने में संतुलन और विवेक सबसे ज़रूरी है। और हर कोई किसी को पता भी नहीं चलता कि ये सब चीज़ें हैं क्या। क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी ये सुनी-सुनी बातें हैं आप सब लोगों के लिए, और जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो तब आपको समझ आता है कि सच में हमारी बॉडी में कुछ ऐसा है। तो असली चक्कर जागरण क्या हो सकता है? शायद इसका सबसे सुंदर उत्तर यही है। अगर आपकी साधना के बाद आप पहले से ज़्यादा शांत हैं, जो कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, तो वह बदलाव महत्वपूर्ण है। अगर आप शांत हैं, अगर आप गुस्से को पहले से बेहतर समझते हैं, तो वह बदलाव महत्वपूर्ण है। अगर आप दूसरों को नियंत्रित करने के बजाय खुद को नियंत्रित करना सीख रहे हैं, तो वह बदलाव महत्वपूर्ण है। अगर आपका दिमाग या फिर सॉरी अगर अगर आपका दिखावा कम और सत्य ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगे, तो वो भी एक अच्छा महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। और अगर धीरे-धीरे आपको ये समझ आने लगे कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर देखना ज़रूरी है, तो शायद यही आध्यात्मिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि चक्रों की पूरी यात्रा को केवल रहस्यमय शक्तियों की कहानी समझना शायद अधूरा है। इस यात्रा का असली उद्देश्य यौगिक दृष्टि से चेतना को अधिक जागरूक बनाना है। मूलाधार से स्थिरता, स्वादिष्टान से भावनाओं की समझ, फिर आता है मणिपुर से इच्छा शक्ति, फिर अनाहत चक्रा से करुणा, और विशुद्धि से सत्य, फिर आखिरी में सहस्त्रार, सॉरी आज्ञा आज्ञा से जागरूकता, और आखिरी चक्र फिर आता है सहस्त्रार, सहस्त्रार से आत्मबोध, और आत्मबोध की ओर यात्रा।
आत्मबोध यानी ब्रह्म ज्ञान हो जाता है जिन लोगों का, बहुत सारे यानी जो स्पिरिचुअल पीक पे पहुँच जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के। शायद यही 7 चक्रों की सबसे खूबसूरत कहानी है। और अंत में सवाल ये नहीं है कि मेरा कौन-सा चक्कर जाग गया है, जो कि हर लोग पूछते रहते हैं। बल्कि सवाल ये है, क्या मैं आज अपने कल से थोड़ा ज़्यादा जागरूक हूँ? क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा शायद किसी रहस्यमय शक्ति को पाने की नहीं है, बल्कि खुद को समझने की यात्रा है। क्योंकि हम सब कुछ समझते हैं लेकिन खुद को कभी नहीं समझते हैं। तो ये खुद को समझने की एक यात्रा है। आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा हमारी बॉडी में कितने चक्रा होते हैं और सबका क्या-क्या अपना क्या फ़ायदा है सबका और क्या होता है इनको एक्टिवेट होने के बाद। और अगर आप और वीडियोज़ चाहते हो कि कैसे इनको एक्टिवेट किया जाता है, किस तरह की साधना होती है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आप न्यू वीडियो चाहते हो इस टॉपिक के रिलेटेड, तो अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ़ मेरा ही नहीं आप सब लोगों का भी है। क्योंकि यहाँ मैं वही चीज़ें अपलोड करता हूँ जिससे सबका फ़ायदा हो, भला हो और ये सब चीज़ें हम सब के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए ये चैनल आप सब लोगों का भी है। तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ। और तब तक आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, जिनसे आप और भी बहुत कुछ गहराई से जान सकते हो अध्यात्म के रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड और हमारे सनातन धर्म के रिलेटेड, या फिर कोई भी धर्म के लोग इसको इन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि ये किसी एक धर्म से जुड़ी हुई बातें नहीं हैं। ये स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की बातें हैं जो कि हर इंसान का हक है जानने का, सुनने का और समझने का।